और कुछ इंडस्ट्रियल या एप्लीकेशन वाइज एग्जांपल्स भी दी थी। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ समझ ना आई हो तो, क्योंकि आगे सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज ही रिलेट होंगी सिस्टम के साथ, तो अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है। ओके, यहाँ तक तो अब इससे आगे जो इसी की कंटिन्यूएशन है, द रोल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। Both terms you are familiar with. The one is stress and the second one is strain. Last time I were telling you about ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾ ਦੀ ਯਾਰ, the load ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟ and ਨਹੀਂ the ਰਜਿਸਟਰਡ stress. ਹੋਏ, ਡੇਟ ਹੀ ਨਾ ਲਾਵੇ। These are two different things but have ਮੇਰੇ same ਚਲਾਨ ਦਾ meaning ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰ in ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਪਡੇਟ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ textbooks ਹੈ? or in engineering terminologies. Load और stress में basic difference ये होता है, stress एक साइंटिफिक टर्म है जो यूज़ होती है, और लोड जो है इसको कहूँगा मैं, लोड भी साइंटिफिक टर्म है लेकिन नॉट दैट साइंटिफिक कि आप हर जगह लोड का वर्ड यूज़ करें। वाई वी रिप्लेस द वर्ड लोड विद स्ट्रेस? स्ट्रेस इज एक्चुअली, लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, स्ट्रेस इज बेसिकली एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो स्ट्रेस को हम जब डिफाइन करते हैं, लोड एक एक्सट्रिंसिक मीनिंग्स में आता है, और एक्सट्रिंसिक मीनिंग का मतलब ये है कि ये कोई सरफेस नंबर, मास या वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, जबकि हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो एनी लोड कैन बी अप्लाइड ऑन वन स्क्वायर मीटर और मे बी वन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लोड की वो जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर वो एरिया डिफरेंट एरियाज पे अप्लाई हो रहा है तो वो स्ट्रेस वाइज डिफरेंट स्ट्रेस होगा। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक पिन पॉइंट पे आप अगर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक 1 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया पे सेम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, दोनों के का बिल्कुल मैकेनिकल बिहेवियर डिफरेंट होगा सिस्टम्स का। अब एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ, जेट कटर्स होते हैं। जेट कटर्स रेलिवेंट एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल सिर्फ लोड या स्ट्रेस की देना चाह रहा हूँ। जेट कटर्स वाटर का जो जेट कटर होता है ना, जिससे वाटर से कटिंग की जाती है, तो वो मेटल्स को भी जो है ना कटिंग में भी यूज़ होता है। वो असल में जेट कटर क्या होता है कि एक स्मॉल एरिया पे हायर लोड अप्लाई करते हैं। वही हायर लोड अगर आप लार्जर एरिया पे अप्लाई करें तो हो सकता है कि वो उसको कोई फर्क ना पड़े मटेरियल को, लेकिन वो अगर स्मॉल एरिया पे पिन पॉइंट करके अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो उसकी कटिंग कर देता है, इवन मेटल्स को काट देता है। ये एक लोड वर्सेस स्ट्रेस दो डिफरेंट जो है। अब स्ट्रेस का मीनिंग मोर और लेस सेम लिया जाता है फॉर डिफरेंट मटेरियल्स या डिफरेंट फेजेस। लिक्विड्स के अंदर स्ट्रेस का बिहेवियर डिफरेंट है, सॉलिड्स के अंदर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। पार्टिकल टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है, तो पार्टिकल टेक्नोलॉजी में जब सॉलिड स्टोर करते हैं तो उसमें एक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ठीक है, आई एम नॉट कंफर्म कि आप लोगों ने वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मोहर साइकिल्स और ये वो चीज़ें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी, लेकिन एक लोड अगर आप सॉलिड पे डाल रहे हैं और एक लोड आप लिक्विड पे डाल रहे हैं तो दोनों की सॉलिड में और लिक्विड में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी। अब ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, ये प्रॉपर्टी या आपका कैरेक्टरिस्टिक है उस फेज की। लिक्विड की भी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लिक्विड में अब विस्कस लिक्विड्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन विस्कस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम स्ट्रेस या सेम लोड आप अप्लाई करें तो हर मटेरियल डिफरेंटली बिहेव करता है। जिससे हमने लिक्विड की एग्जांपल दी, इसी तरह सॉलिड्स भी डिफरेंट बिहेव करते हैं। दैट्स वाई स्टोरेज वेसल्स फॉर द सॉलिड्स, उनका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट होता है अगर आप लिक्विड वेसल डिज़ाइन की बात करें। आप अगर
अब आप में से लाहौर के लोग, मुझे नहीं पता रेशो कितनी है और हॉस्टलाइट कितने हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ जाएँ ना, अगर शेखुपुरा रोड से फैसलाबाद की तरफ जाएँ, तो आपको बहुत बड़ी-बड़ी जो है ना वो मिल्स नज़र आती हैं, ठीक है? फ्लोर मिल्स। फ्लोर मिल्स में स्टोरेज वेसल्स, आपको सिर्फ़ एक चीज़ ही प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है, स्टोरेज वेसल्स। वो स्टोरेज वेसल्स जो है वो फीड स्टोर करने के काम आती हैं या प्रोडक्ट स्टोर करने के काम आती हैं। जो फीड स्टोर होती है, क्योंकि सीज़न, वीट का एक सीज़न होता है, जब उसकी कटाई होती है तो वो सारी की सारी स्टोर कर ली जाती है। वो स्टोर गोदामों में भी की जाती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में जाती है, जब वीट मिल्स की तरफ जाती है, तो वो उसका स्टोरेज जो है ना वो डिफरेंट होता है। वो तो डिफरेंट स्टोरेज वेसल्स आपको बहुत बड़े बड़े नज़र आते हैं। अब उनकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? वो सॉलिड, अब आपने लिक्विड जब पढ़ा है, तो लिक्विड में जब लिक्विड स्टोर करते हैं तो लिक्विड स्टोरेज में वो पी इज इक्वल टू रो जी एच, एक ही जो है ना आप फार्मूला पढ़ते हैं, जिसमें बॉटम पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है दैट इज स्टैटिक प्रेशर। अब लिक्विड की एक करेक्टरिस्टिक ये है कि लिक्विड अपने अंदर, लिक्विड जो अपना पे फोर्स अप्लाई की जाती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन सॉलिड जो है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो सॉलिड मटेरियल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वो डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए आपका डिज़ाइन भी डिफरेंट होता है। अब इसमें एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स, दैट्स अ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन वेसल्स में जब लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वो वेसल्स किसी और टाइप के होते हैं, और अगर सॉलिड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो वेसल्स किसी और टाइप के होते हैं। लिक्विड के वेसल्स आपने पेट्रोलियम के जितने ये कंटेनर्स आपने देखे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली और सिलिंड्रिकल बनाए जाते हैं। दैट्स नॉट आइडियल, बट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन वो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल हैं और सारे के सारे सिलिंड्रिकल शेप में हैं। क्योंकि सिलिंड्रिकल शेप में जब वो मूव कर रहे होते हैं, मूव करने में जो स्ट्रेस है वो दो तरह का है। एक उसका अपना वेट या मास का स्ट्रेस है, दूसरा जिस स्पीड से वो मूव कर रहे हैं वो स्ट्रेस है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब ये जितने लिक्विड के कंटेनर्स होते हैं, लिक्विड कंटेनर्स में कोई भी पेट्रोलियम का कंटेनर हो, ठीक है, ऑयल डीजल कुछ भी, या दूसरा लाहौर जैसे शहर में आप सुबह सुबह अगर बाहर निकले तो मिल्क के बहुत बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर, जो ट्रांसपोर्टेशन कंटेनर मूव कर रहे होते हैं, वो जब ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक लगाते हैं तो लेकिन रुक जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा व्हीकल जो है वो काफ़ी देर तक एक टू एंड फ्रो मोशन में मूव करता रहता है। वो अब लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड को आप एकदम स्टॉप करना चाहोगे तो उसका मोमेंटम डिफरेंट होता है। अब उसका मोमेंटम डिफरेंट है, इस वजह से वो डिफरेंट डिज़ाइन है उसका। सॉलिड्स में अगर आप सॉलिड्स की बात करें तो सिंपली जितने लोडेड कंटेनर्स, जस्ट लाइक रात को सैंड के कंटेनर्स या ये ग्रेवल्स, जो ये बजरी जिसे कहते हैं, इसके कंटेनर्स मूव कर रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि इनसे ब्रेक नहीं लगती। वो ब्रेक इसलिए नहीं लगती कि उनका एक अपना मोमेंटम है। अब वो मोमेंटम कंसिडर करते हुए इनका डिज़ाइन किया जाता है मटेरियल्स का, इन कंटेनर्स का। इसी तरह इंडस्ट्री में, अब मैं इंडस्ट्री एग्जांपल, तो अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप की हुई है, अगर आप कोई फर्टिलाइजर प्लांट पे जाएं तो वहाँ पे अमोनिया स्टोरेज वेसल्स होते हैं, और वो अमोनिया स्टोरेज वेसल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल क्यों होता है, उसकी रीज़न आप लोगों, साइंस के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो मिनिमम होती है स्फेयर में। इसी तरह सॉलिड को जब स्टोर करते हैं तो सॉलिड को स्टोर करने के लिए उसकी स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस देखी जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशंस, और वो किस टेम्परेचर किस प्रेशर पे स्टोर हो रहा है, वो सारी कंसिडरेशंस जो है ना वो कंसिडर करते हैं, वो उसको मैकेनिकली डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पर अब मैं इसको इसको शिफ्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लोड और फोर्स टू स्ट्रेस। अब मैं यहाँ पर टर्मिनोलॉजी इधर से आगे लोड या फोर्स यूज़ नहीं करूँगा, इससे आगे जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो स्ट्रेस होगी। स्ट्रेस इज बेसिकली अ फोर्स
ऑन एन फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। अब वो सर्टेन एरिया या डिफाइंड एरिया जो भी है उस पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज स्ट्रेस। सो फॉर अ सिंगल मटेरियल स्ट्रेस मे बी डिफरेंट फॉर अ सिंगल फोर्स। एक फोर्स, कोई भी फोर्स अप्लाई करें एक मटेरियल के ऊपर तो उसका स्ट्रेस डिफरेंट हो सकता है। किस वजह से? अगर उसकी शेप डिफरेंट है। ठीक है, अगर तो शेप डिफरेंट है, अब सेम मटेरियल स्फेरिकल में है तो उसकी शेप डिफरेंट है, क्यूबिकल में है उसकी शेप डिफरेंट है, उसका सरफेस एरिया फ्लैट है डिफरेंट है, उसका सरफेस एरिया कर्वी है वो डिफरेंट है, उसका सरफेस एरिया हेमिस्फीयर है तो भी डिफरेंट है। तो अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सेम लोड ऑन अ सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगी, डिफर करेगी। अब वो डिफर करेगी तो वो उसकी स्ट्रेंथ टू हार्डनेस टू टफनेस हर चीज़ वेरी करेगी। उसको स्टडी करने के लिए एक simplest method है stress to strain behaviors। stress to strain behavior of the materials ये सबसे इनिशियल स्टेप होता है किसी भी मटेरियल को स्टडी करने के लिए। अब ये जो मैकेनिकल बिहेवियर जिसको क्यों कहा जाता है कि मैकेनिकल बिहेवियर, ये इस तरह है कि जो भी चीज़ फोर्स रिलेटेड इन्वॉल्व होगी वो मैकेनिकल बिहेवियर्स में आ जाएगी, वेदर इट इज स्टैटिक फोर्स और डायनामिक फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फोर्स डायनामिक फोर्स कोई भी फोर्स। अब केमिकल इंजीनियरिंग में मेजरली बोथ एंगल्स डिस्कस किए जाते हैं। स्टैटिक की मैं एग्जांपल दे दी स्टोरेज की, डायनामिक एग्जांपल जितनी मशीनरी यूज़ हो रही है वो सारी की सारी, अब मैं इसको फ्लूइड मोटिव मशीनरी कह दूं अगर आपकी एग्जांपल देना चाहूँ तो पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं। ठीक है, फ्लूइड फ्लो से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये सारे के सारे बेशक लीनियरली मूव नहीं कर रहे लेकिन इनके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट है। ठीक है, वो मे बी रोटरी मूवमेंट है, ठीक है, वो मे बी कोई कंप्रेसिव मूवमेंट है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल इंजन की दे देता हूँ। इंजन इंजन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इंजन की, ठीक है, वो उसके आरपीएम्स होते हैं। ठीक है, अब इंजन के जो आरपीएम्स हैं वो डिफाइन करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अब वो आरपीएम जो हैं वो 1000 2000 3000 भी हो, तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन अब जब इंडस्ट्री में बात करेंगे, इंडस्ट्री में बहुत हाई स्पीड मशीनरी भी होती है। ठीक है, बहुत हाई स्पीड मशीनरी भी है। अब वो हाई स्पीड मशीनरी अपने ऊपर आने वाले स्ट्रेस या लोड को किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, दैट्स बिहेवियर इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। सो इट रिस्पॉन्स और द डिफॉर्मेशन वर्सेस अप्लाइड लोड और फोर्स। इसके जो स्टडी है वो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर बताएगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। घर में जो पानी की मोटर यूज़ होती है, ठीक है, आप कहेंगे इसको इंडस्ट्री या कहीं बाहर किसी और फ्लूइड के लिए यूज़ कर लूँ। फॉर एग्जांपल ये जो पंप यूज़ हो रहा है, ठीक है, मोटर जिसको आप मोटर कहते हैं, दैट्स नॉट अ मोटर। घर में जो लगी होती है वो पंप होती है, पंप होता है। पंप के पीछे एक छोटी सी मोटर होती है जो पंप को ड्राइव कर रही होती है। देखिए हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट होता है कि मोटर चला दो मोटर बंद कर दो, तो दैट्स नॉट अ मोटर। आपने पंप चलाना है तो वो पंप जो है, अगर वो वाटर के लिए डिज़ाइन है, उसको आप किसी ऑयल के लिए रन करेंगे तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो फेलियर कहाँ आएगा? डिफॉर्मेशन आएगी, कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे वो डिफॉर्मेशन आएगी। तो हर एप्लीकेशन के लिए वो मटेरियल स्पेसिफिक डिज़ाइन होना ज़रूरी है और उसके स्पेक से वो इक्विपमेंट डिज़ाइन होना ज़रूरी है। इसी तरह अब मैं एग्जांपल देता हूँ। बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स आपके घरों में जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, अब एक घर के लिए जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होगा वो ज़रूरी नहीं है कि किसी कमर्शियल के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज़ हो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर सॉरी आपको कॉल फ्रॉम बीच में से, लेकिन वो रिकॉर्डिंग का कह रहे थे बच्चे के, कई जगह पे ना नेट का इशू चाह रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहे थे।
अब यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ना वो उसकी प्रॉपर्टीज एस्टिमेशन में यूज होती है, और वो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के डिजाइन के लिए उस मटेरियल को। अब लोड, लोड जो है ना वो तीन तरह का लोड डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। वन इज टेंशन, सेकंड वन इज कंप्रेशन, एंड थर्ड वन इज शियर या टॉर्जनल। टेंशन जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, दैट इज अ पुलिंग लोड, ठीक है। अब पुलिंग लोड या स्ट्रेचिंग लोड, कि स्ट्रेच आप किसी चीज को कर रहे हैं तो वो कितना उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और उस फोर्स के रिस्पेक्ट से उसका जो है वो स्ट्रेस है। सेकेंड लोड इज कंप्रेसिंग या कंप्रेशन। कंप्रेशन में जो है ना आपने पुशिंग फोर्स देनी है। अब एक ही मटेरियल टेंशन को रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करेगा, कंप्रेशन को रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करेगा। थर्ड वन इज टॉर्जनल। टॉर्जनल किसी टॉर्क बेस्ड, ठीक है। आप किसी भी रोटेशन पे या टॉर्क अप्लाई करते हैं उस मटेरियल पे, तो उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। अब ये तीन लोड सेम मटेरियल पे अप्लाई करें तो मटेरियल का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है कि एक मटेरियल जो 100 आप किलो न्यूटन्स कह लें, ठीक है, एक टेंशन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो कंप्रेशन उससे हाफ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, या टॉर्क उससे वन फोर्थ भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक एक फोर्स जो टेंशनल फोर्स है, ठीक है, वो सिमिलर फोर्स वो विथस्टैंड करेगा वही मटेरियल अगर आप कंप्रेशन करेंगे। इसी तरह लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी, लास्ट टाइम एक स्लाइड भी थी इसमें, कि टेंशन, कंप्रेशन और टॉर्जनल लोड के अलावा अगर आप इम्पैक्ट लोड देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। अब ये तीनों लोड एक मटेरियल विथस्टैंड कर रहा है, लेकिन हो सकता है इम्पैक्ट लोड जो है ना वो बर्दाश्त ना कर सके। लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी ईंट की, ठीक है, ब्रिक। ब्रिक हो सकता है टेंशनल लोड भी बर्दाश्त कर ले, कंप्रेशन भी कर ले, टॉर्जनल भी कर ले, लेकिन उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो वो इम्पैक्ट नहीं बर्दाश्त करती। तो सिरेमिक्स मेजरली ब्रिटल होते हैं, वो इम्पैक्ट के अगेंस्ट ब्रिटल होते हैं। आगे घर में भी गिलास होता है, वो गिलास जो है वो टेंशन, कंप्रेशन या टॉर्जनल लोड को विथस्टैंड करता है, लेकिन इम्पैक्ट को विथस्टैंड नहीं करता। तो ब्रिटल मटेरियल्स मेजरली होते हैं। तो इसलिए मैं एग्जांपल ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक एक मटेरियल टेंशनल लोड बर्दाश्त कर रहा है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो टॉर्जनल लोड भी बर्दाश्त करेगा और कंप्रेसिंग लोड भी बर्दाश्त करेगा। इसकी एक आपको डेली लाइफ एग्जांपल देता हूँ। टेंशनल लोड, कंप्रेसिंग लोड, आपका जो मेजरली ये जो आपके ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, आपका जो बाजू है, ठीक है, ये टेंशनल लोड भी बर्दाश्त करता है, कंप्रेशन लोड भी बर्दाश्त करता है, लेकिन हाथ अगर आपने किसी का तोड़ना होना तो उसको टॉर्जनल लोड दे दें। टॉर्जनल लोड का मतलब है हाथ मोड़ दें, ठीक है, हाथ मरोड़ देंगे उसका हाथ टूट जाएगा। तो ये आपकी जो जो बोन्स हैं और ये आपके टिश्यूज हैं, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टॉर्जनल लोड के लिए, ठीक है। अब अ, ये जो टेक्निक्स, जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स बताई जाती हैं, ठीक है, उसमें मेजरली जो कंसर्न होता है वो टॉर्जनल लोड ही होता है। कि आपने अगर किसी को, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में से कोई भी ह्यूमन पार्ट ऐसा नहीं है, ठीक है, जो टॉर्जनल लोड को विथस्टैंड कर सके, हाई टॉर्जनल लोड को, ठीक है। आप किसी की गर्दन मोड़ दें, ठीक है, उसका बाजू मोड़ दें, उसका पाँव मोड़ दें, तो वो लोड जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ये मिट्टी। तो इसी तरह जो सबसे एक्सपेंसिव मटेरियल होते हैं, इसलिए वो मटेरियल होते हैं टॉर्जनल लोड बर्दाश्त करते हैं। लास्ट टाइम भी क्रैंक शाफ्ट की एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी थी कि क्रैंक शाफ्ट, वो जो घर में मोटर होती है उसके अंदर भी एक शाफ्ट लगी होती है जो रोटेट करवा रही होती है। इसी तरह आपकी व्हीकल्स के अंदर जो जो इंजन के साथ कनेक्टेड होती है, इसी तरह जितने भी फ्लूइड मोटिव मशीनरी यूज़ होती है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे टॉर्जनल लोड। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, विंड मिल्स अगर आप लोगों ने देखी हो, ठीक है, विंड मिल्स का जो रेट मटेरियल्स होते हैं ना, रेट मटेरियल्स होते हैं। अब
ये ब्लेड मटेरियल्स डिज़ाइन इस तरह किए जाते हैं कि ये टेंशन को भी विथस्टैंड करें, कंप्रेशन को भी करें, और साथ साथ ये शियर या टॉर्जनल लोड को भी विथस्टैंड करें। इसी तरह टरबाइंस, अगर आपने इंडस्ट्री में टरबाइंस देखी हो, वो टरबाइंस भी वो टॉर्जनल, अगर चलें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, डैम अगर आपने किसी ने देखा हो, ठीक है, डैम में जो ऊपर से पानी नीचे गिरता है और वो उसको मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है, वो मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए कोई तो नीचे इक्विपमेंट है ना, वो इक्विपमेंट टॉर्जनल लोड विद स्टैंड करना चाहिए टेंशन और कंप्रेशन के साथ, तो इसलिए वो टॉर्जनल लोड विद स्टैंड करेगा, तो वो मैकेनिकली फिट है फॉर दैट एप्लीकेशन, अदरवाइज नो। शियर स्ट्रेस में, अब शियर लोड या शियर स्ट्रेस, मैंने अब लास्ट टाइम भी आपको कार्ड टेक की एग्जांपल दी थी, ठीक है, कि कि अगर आप दो ऑपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं ना एक मटेरियल के ऊपर, ठीक है, तो वो उसको वियर टियर करेगी। अगर उसका स्ट्रेस उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है तो वो उसको वियर टियर करके फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ ले जाएगा। अब ये एग्जांपल इसमें चलें इसको इसको कंपैरिजन मैं करवा देता हूँ कि ऊपर जो टेंशन और कंप्रेशन लोड है, लेक्चर चल रहा है, मेरा जो टेंशन या कंप्रेशन लोड है वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाट्स द डायरेक्शन, और जो टॉर्जनल लोड है दैट इज टेंजेंशियल, और जो शियर लोड है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो मैग्नीट्यूड के साथ जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो इन तीनों केस, चारों केसेस के लिए डिफरेंट है। एग्जाम्पल स्ट्रेस की फोर्स ओवर एन एरिया, तो जो एक्टिव एरिया है जिसके फोर्स अप्लाई हो रही है वो एक्चुअली काउंट होता है फॉर द स्ट्रेस, नॉट द ओवरऑल एरिया, वो एरिया जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो फोर्स मैंने भी आपको बताया कि वो डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, अक्रॉस द एक्सिस, टॉर्क, या इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये इसने एक एग्जांपल दी है कि एक स्टील कैटेगरी होती है 1133, at a room temperature tensile strength of 1133 is 55 to 57 megapascal, जबकि उसी मटेरियल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 59 टू 61 मेगापास्कल है, और शीयर स्ट्रेंथ उसकी जो है वो 22 टू 23 मेगापास्कल है। तो सेम मटेरियल तीन डिफरेंट लोड्स के लिए उसकी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो, स्ट्रेंथ लास्ट टाइम भी डिफाइन की थी कि वो पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट तक जितने वो लोड विद स्टैंड कर सके, दैट इज योर स्ट्रेंथ। अब ये एक टेस्टिंग मशीन है जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है, इसमें आप पुल करें, बेंड करें, ट्विस्ट कर दें, कंप्रेस कर दें, शेयर फोर्स अप्लाई कर दें, तो उसके रिस्पेक्ट से आप किसी मटेरियल को, अब ये सिविल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स में ये टेस्टिंग मशीन्स होती हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स को टेस्ट करती हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जनरेट करती हैं। The second term is strain. Strain is basically the response of stress. ठीक है, स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होगा, जो उसके अंदर चेंज आएगी, दैट इज स्ट्रेन। अब स्ट्रेन डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंटली डिफाइन किया था। सॉलिड मटेरियल्स के लिए चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम, तीन डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स जो है ना वो डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट generally change in length with respect to the stress applied on the material. So change in length relative to the original length, it's a relative term. ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट से जो चेंज आ जाएगी वो आपके मटेरियल के अंदर, वो आपके मटेरियल का स्ट्रेन कैलकुलेट करने में काम आएगी। अब यहाँ से मैं आपको स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर में, अब ये जो टेस्टिंग मशीन है, इनिशियली व्हेन इट स्टार्ट्स टू अप्लाई स्ट्रेस और लोड ओवर एनी मटेरियल, वो मटेरियल क्या करता है
वो मटेरियल उस फोर्स को विदस्टैंड करता है और वो अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो अब मैं रिस्पॉन्ड यानी एक्शन वर्सेस रिस्पॉन्सेस की जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन करने लगा हूँ। एक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर शो करता है अनटिल अ सर्टेन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। जब उस पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स उसके अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं लेके आती। व्हेन इट्स रिमूव्ड तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है, और जो भी ओरिजिनल शेप है उसको। अब मैं जो मेटल्स होती हैं वो मेनली इलास्टिक बिहेवियर कंपेयर टू अदर पॉलीमेरिक और सेरामिक मटेरियल्स ज़्यादा शो करती हैं। पॉलीमेरिक मटेरियल्स भी इलास्टिक बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं। तो जो इलास्टिक बिहेवियर है उसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका मटेरियल उस ओरिजिनल शेप में वापस आए। ज़रूरी नहीं है कि वो जो चेंज इन एनी शेप वो आप फील या ऑब्जर्व भी कर सकें। अब स्टील है, स्टील के अंदर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो उस फोर्स को रेजिस्ट करता है, ठीक है। सिंपल सा एक लॉ ऑफ नेचर है। आप किसी भी चीज़ पे लोड डालेंगे वो सबसे पहले उस लोड को रेजिस्ट करेगा। अगर लोड उसकी रेजिस्टेंस से ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस के बिहेवियर को ब्रेक करते हुए वो उसके अंदर चेंज लेके आएगा। चेंज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी कोई स्ट्रेस किसी मटेरियल पे अप्लाई होता है तो वो उसके सबसे पहले वो उसने उसको रिस्पॉन्ड इस तरह करना है कि रेजिस्ट करना है। रेजिस्ट करने का मतलब ये है कि उसने ऑपोजिट या आप कहें कि नेगेटिव डायरेक्शन में उसको एक रिस्पॉन्स देना है कि मैं इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अब ये ह्यूमन साइकी में भी यही बिहेवियर है। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चले जाएं, यही बिहेवियर है कि वो आप किसी भी लोड को सबसे पहले जो है वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर तो वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो लोड ओवरकम करेगा और वो उसके अंदर चेंजेस लेके आएगा। अदरवाइज जो मटेरियल है या कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग सिस्टम है वो उसको सबसे पहले रेजिस्ट ही करता जाएगा। मैं एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल टू मैक्रोस्कोपिक लेवल, जैसे ही ये इंडस्ट्रियल एरा में हम एंटर हुए, आपकी अर्थ के ऊपर एक पोल्यूशन का लोड, ठीक है, आया। उस पोल्यूशन के लोड को सबसे पहले अर्थ ने रेजिस्ट किया, बट वो जो रेजिस्टेंस थी वो थोड़ी देर के लिए रही, लेकिन जब लोड ज़्यादा हो गया तो अर्थ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अर्थ ने या नेचर ने उसको चेंज कर दिया। वट एवर यू आर फेसिंग टुडे इज द चेंज ऑन ऑफ द नेचर इंड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमंस ने जितना भी चेंज लेके आए हैं तो उसने अब जो भी कोई आफत आती है वो रिस्पॉन्स में आती है, और वो रिस्पॉन्स चेंज परमानेंट चेंज के रिस्पेक्ट से है। इसी तरह इंसान के अंदर कोई भी मटेरियल, कोई भी बिहेवियर अगर आपके फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोड जो मैंने आप पे अभी असाइनमेंट का डालूंगा ना, तो सबसे पहले आधी क्लास के अंदर रेजिस्टेंस आएगी। जब आप रजिस्ट नहीं कर सकेंगे तो फिर आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा कि नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इंसान की भी ह्यूमन साइकी है कि जब भी एक लोड आता है सबसे पहले उसको रजिस्ट करते हैं। अगेंस्ट द नेचर बिल्कुल जाने की जरूरत, क्योंकि जो लोड होता है वो अगेंस्ट द नेचर होता है। अब मटेरियल एक इक्विलिब्रियम के अंदर पड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम मीन्स अ डेड स्टेट। इंसान भी एक इक्विलिब्रियम में पड़ा है, उसको कोई ना कोई काम कहो तो उसको वो सबसे पहले रेजिस्ट करता है। तो मटेरियल भी जब इक्विलिब्रियम के अंदर है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी, उसको रेजिस्ट करेगा।
अब जब रेजिस्टेंस उसने रेजिस्ट करना है, वो रेजिस्टेंस ओवरकम करती है या एक्सटर्नल फैक्टर ओवरकम करता है, ये डिफाइन करेगा कि आगे आगे किस तरह चलना है उसने। मैं यहाँ से ये जो चीज़ है, ये बेसिकली मटेरियल्स जो मेटल्स होती हैं वो मेनली शो करती हैं कि एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती हैं। अब जब वो रेजिस्ट करना शुरू करती हैं तो वो रेजिस्टेंस आपको नहीं, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वो रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है लेकिन कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट स्ट्रेस के ऊपर होता है। आप स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसमें एग्जांपल आपको फ्लूइड से ज़्यादा अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ। फ्लूइड के ऊपर आप स्ट्रेस डालें, थोड़े टाइम के लिए वो उसको स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो फ्लो करना शुरू कर देगा। इसी तरह जो मेटल्स हैं, एक स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस के लिए उसको रेजिस्ट करेंगे, और अगर वो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो वो अपने आप को चेंज करेंगे। ठीक है, अब पहली चेंज उसमें क्या है? पहली चेंज जो है वो इसका इलास्टिक बिहेवियर है। वो वहाँ तक चेंज होगा कि जहाँ तक वो अपने आप को रिवर्ट बैक कर सके ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज और ओरिजिनल शेप में ही रहे। लेकिन इलास्टिक बिहेवियर भी की भी एक लिमिट है। उससे ज़्यादा स्ट्रेस जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ले जाएगा। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मीन्स देयर इज अ परमानेंट चेंज। इलास्टिक टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए आपको उस हर मटेरियल की एक स्ट्रेस वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब वो स्ट्रेस वैल्यूज के until this limit it will be elastic and after this limit it will be plastic। और फिर प्लास्टिसिटी की भी एक रेंज है कि अगर एक मटेरियल प्लास्टिक होता जा रहा है तो वो प्लास्टिक बिहेवियर में कुछ स्ट्रेस तक तो विथस्टैंड करेगा, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक, और वो जो पॉइंट होगा दैट्स अ फ्रैक्चर पॉइंट। सो फ्रैक्चर, अक्सर स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, फ्रैक्चरिंग इज नॉट अ प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिक है परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन, अब किसी चीज़ का टूट जाना भी तो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, लेकिन वो फ्रैक्चर है, वो प्लास्टिसिटी नहीं है। तो इसलिए इसको दोनों को आपने सेपरेट ही रखना है कि एक मटेरियल प्लास्टिक है लेकिन वो सेम सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो उस मटेरियल की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बिल्डिंग में एक चले एक ब्रिज है, उस ब्रिज मेटल बेस्ड ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, उसका सारा स्ट्रक्चर मेटल बेस्ड है। अब कुछ लिमिट तक तो वो इलास्टिक रहेगा, ठीक है, कुछ स्ट्रेस तक। उसके बाद वो प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक तक है लेकिन वो अपना जो पर्पस है वो, यानी कि उसने एक ब्रिज को या लोड को उठाया हुआ है, वो उसको विथस्टैंड करेगा प्लास्टिक लिमिट के अंदर भी। लेकिन जब वो फ्रैक्चर पॉइंट पे जाएगा तो वो अपने लोड को विथस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, वो लोड या वो एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। तो प्लास्टिक और फ्रैक्चर पॉइंट, ये दो डिफरेंट, या फ्रैक्चरिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब गिलास का टूट जाना, ठीक है, वो फ्रैक्चर है। गिलास का प्लास्टिक बिहेवियर वो एक डिफरेंट चीज़ है। आल्दो देयर इज नो प्लास्टिक बिहेवियर फॉर द ग्लास और सिरामिक्स, लेकिन फिर भी ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ये जब आप इसको इंटरमिंगल करते हैं आपस में, तो ये आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स खराब कर देती है फ्रॉम हेयर टू एनी अदर लेवल ऑफ इन मटेरियल्स इंजीनियरिंग। अब ये जो टेस्ट इसने डिफाइन किया है, इस टेस्ट में एक रॉड है। ठीक है, ये जो पहली रॉड है, इस एक सिलेंड्रिकल रॉड उन्होंने टेस्ट अप्लाई किया, उसको स्ट्रेच किया। उसको स्ट्रेच करने के बाद एक
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, ठीक है, आप देख लें। अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अब मटेरियल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मटेरियल तो वैलिड रहना ही है। जब एक मटेरियल को की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होगा तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। अब ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसके बाद इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, देयर इज अ लिमिट वेयर इट विल बी withheld for the plasticity and then it will be break। अब ये जो पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये इसका वीकेस्ट पॉइंट है जिस पे जाके ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं नेकिंग। अब यहाँ पर एक नेक बन गई है, तो इंसान का भी जो जो वीकेस्ट पॉइंट होता है ना वो नेक होता है, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे ना इंसान को, तो सबसे जो जो चीज़ पहले टूटेगी ना वो उसकी गर्दन या रीढ़ की हड्डी होगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये नेकिंग कब होती है, जब आप उसको स्ट्रेस अप्लाई करते हैं अब बियॉन्ड द लिमिट। वो बियॉन्ड द लिमिट जब स्ट्रेस अप्लाई होगा तो वो एक नेकिंग पॉइंट पे चला जाएगा, और वो नेकिंग इज द वीकेस्ट पॉइंट फॉर द ऑफ दैट मटेरियल, और वहीं से फ्रैक्चर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे रेजिस्ट करेगा। सेकेंड थिंग इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। थर्ड थिंग प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। और फोर्थ थिंग वो फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर के बाद कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, इससे आगे के फ्रैक्चर से आगे भी कोई बिहेवियर शो करेगा। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन को जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे लेके आते हैं तो दैट्स लीनियर बिहेवियर बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, लोड इंक्रीज करते जाएं, इलास्टिसिटी इंक्रीज करती जाएगी। लोड, अब जब भी ये मैकेनिकल टेस्टिंग होती है तो ये दो तरह की टेस्टिंग होती है, लोडिंग और अनलोडिंग के दरमियान। लोड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, लोड ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन का है वो ये है कि there is no hysteresis in the elastic deformation for the ideal materials, ठीक है। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन जब भी होगी ये सिंगल लीनियर यूनिट डायरेक्शनल जाएगा ऊपर और यूनिट डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो एक हिस्टेरिसिस शो करते हैं, एक लैग शो करते हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जब लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है तो उसमें एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है, वो डिटेल में हम आगे में जाएंगे। तो हम जो अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन में इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर। सो व्हेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और यहाँ पर जो लॉ होल्ड करता है दैट्स हुक्स लॉ, सिंपल हुक्स लॉ जो आपने पढ़ा है, ठीक है। ये इसके स्पेलिंग लिखे हुए। हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज नोन एज यंग मॉडुलस, ठीक है। दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्लोप ऑफ दिस लीनियर ग्राफ। अब ये लीनियर ग्राफ से की स्लोप से जो है ना वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे यंग मॉडुलस कहते हैं वो कैलकुलेट किया जा सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब ये जो मटेरियल्स हुक्स लॉ ओबे करते हैं वो हुकियन मटेरियल्स कहलाते हैं, जो नहीं ओबे करते हैं नॉन हुकियन होते हैं। ये क्लासिफिकेशन जो है ना, अब व्हाट डज इट मीन के जो मटेरियल लीनियर बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, दे आर हुकियन। अब इलास्टिक बिहेवियर में भी नॉन लीनियर कर्व्स भी आती हैं। नॉन लीनियर कर्व्स का मतलब ये होता है कि स्ट्रेन और स्ट्रेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन लीनियरली नहीं है। वो लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसकी एक कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो उसको लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करवा रही विद लोडिंग एंड अनलोडिंग। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये बिहेवियर यूँ आता है,
नॉन लीनियर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसका यंग मॉडुलस जो है वो डिफरेंट है। हेयर द यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो है, और अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो इट्स हुकियन। अगर ये रेशियो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर में मैं अगर आपको कहूँ कि मे बी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो वो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है ई, ये इन दोनों के अलावा भी किसी चीज़ का फंक्शन है, या इन दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब ये नॉन लीनियर बिहेवियर जब ये शो करेगा तो इसका जो जो मॉडुलस है दैट्स नॉट द यंग मॉडुलस, इट मे बी टेंजेंट और सेकंड मॉडुलस, और ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। हियर द स्लोप, क्योंकि जो लीनियर लाइन होती है, जो लीनियर कर्व होती है, उसकी स्लोप हर पॉइंट पे सेम होती है, लेकिन जो नॉन लीनियर बिहेवियर है इसमें आपका जो सेकंड मॉडुलस या टेंजेंट मॉडुलस जो है वो किसी सिंगल पॉइंट पे नहीं ले सकते, तो इसलिए वो सेकंड मॉडुलस और टेंजेंट मॉडुलस तो डिफरेंट मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये इतनी सिंपलेस्ट नहीं रहती जो लीनियर इक्वेशन में होती है। तो एक बिहेवियर है एनइलास्टिसिटी। एनइलास्टिसिटी इज बेसिकली टाइम डिपेंडेंट इलास्टिक बिहेवियर। अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई करें और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इलास्टिसिटी इंक्रीज करती जाए या डिक्रीज करती जाए किसी मटेरियल की, दैट्स नोन एज एन इलास्टिक बिहेवियर। सिंपल वर्डिंग में, एक चीज़ के ऊपर आपने लोड रखा, लोड नहीं चेंज किया, कांस्टेंट लोड के ऊपर अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट से इलास्टिक बिहेवियर चेंज कर रही है या इलास्टिक होती जा रही है, तो वो बिहेवियर एन इलास्टिसिटी होती है। एग्जाम्पल, चले मैं पहले विस्को इलास्टिक बता दूं। विस्को इलास्टिक इज बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व होती है। विस्को इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? अब आपके फ्लूइड्स मेनली विस्को इलास्टिक होते हैं। विस्को इलास्टिसिटी ये होती है कि आपका जो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर है वो विस्कोसिटी का भी फंक्शन होता है और यंग मॉडुलस का भी फंक्शन होता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी का फंक्शन है। विस्को इलास्टिक में ये होता है कि विस्कोसिटी का भी फंक्शन है और इलास्टिक का भी फंक्शन है। पॉलीमेरिक मटेरियल मेजरली जो है ना विस्को इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं। एंड एनइलास्टिसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ विस्को इलास्टिसिटी। एनइलास्टिक बिहेवियर जो है ये विस्को इलास्टिक का एक केस है। मैं यहाँ पर एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ ना, तो ये इंसान के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, इंसान के जो मसल्स हैं वो ये बिहेवियर शो करते हैं। वो कैसे ये बिहेवियर शो करते हैं? एक कांस्टेंट स्ट्रेस अगर आप रखें ना, तो कांस्टेंट स्ट्रेस जो इंसान के मसल्स को, एक कौन सा स्ट्रेस, वो टाइम अगर ज़्यादा टाइम देंगे, तो एक इसकी सिंपल एग्जांपल दी जाती है कि अगर आप खड़े हैं, एक सेम स्ट्रेस है आपके मसल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप 1 घंटे के लिए खड़े हैं तो उसका स्ट्रेन कुछ और होगा, और अगर आप 3 घंटे के लिए खड़े हैं तो उसका स्ट्रेस कुछ और होगा और स्ट्रेन कुछ और होगा। तो ये जो बिहेवियर है, लेकिन आपके मसल्स इलास्टिक ही होते हैं, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, अपने ओरिजिनल साइज पे वापस आ जाते हैं। तो इसलिए वो इलास्टिक बिहेवियर दैट्स बेसिकली टाइम डिपेंडेंट इज एनइलास्टिसिटी। तो इंसान जो ह्यूमन टिश्यूज हैं ये एनइलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं।
पर जो इलास्टिक स्ट्रेस है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अगर स्ट्रेस को इंक्रीज करते जाएं, देयर विल बी अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अब आप अगर स्ट्रेस को रिलीज करेंगे तो अब मटेरियल आपकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ठीक है, दिस पॉइंट वेयर देयर इज अ transformation from elastic to plastic is basically elastic limit, may be known as yield point. तो यहाँ पर जो ये जो बिहेवियर चेंज हुआ है, दैट इज यील्डिंग। वो जो एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर की तरफ गया है, इलास्टिक से प्लास्टिक की तरफ, वो उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस हुई है तो वो गया, और दैट इज अ यील्ड पॉइंट। इसको इग्नोर कर देना। अब ये जो स्ट्रेस चेंज बिहेवियर यहाँ पर बता रहा है, वो इसी टेस्ट से रिलेटेड बता रहा है कि जब इससे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इट डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एज द लेंथ एलोंगेट्स। तो उसकी लेंथ चेंज होती जाएगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा। Materials continues to harden and get stronger, at the same time reducing cross sectional area, reducing the load carrying capacity. जब वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जा रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मींस कि अब ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन लाने के लिए। क्या मतलब है इसका? कि अब वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा स्ट्रेस को। फॉर एग्जाम्पल, 1 सेंटीमीटर अगर उसकी लेंथ चेंज हो रही थी 1 मेगापास्कल पे, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर ही कि अब आपको 1 सेंटीमीटर या 1 मेगापास्कल के अक्रॉस हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ चेंज हो। तो जो स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। मींस अब मटेरियल ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपनी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को। तो इस पॉइंट पे जाके, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर ये देखें, इसकी स्लोप, इस एरिया की स्लोप जो है, इस एरिया की स्लोप, और ये थोड़ा सा फ्लैटन होगा तो इस एरिया की स्लोप में फ़र्क है। इस स्लोप का फिजिकल मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो मटेरियल है ये ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है उस स्ट्रेस को एज कम्पेयर टू यहाँ। सो इन अ प्लास्टिसिटी और प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रेंज, इट ऑलवेज बिन अ नॉन लीनियर कर्व। ये हमेशा नॉन लीनियर कर्व रहेगी। नॉन लीनियर कर्व का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन का जो बिहेवियर था वो डिफरेंट होता जा रहा है। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेंथ है मटेरियल में, वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है एक स्ट्रेस को सेम चेंज लाने के लिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा स्ट्रेस इंक्रीज करते करते कि वो अपनी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा। Force curve reaches a peak that called ultimate tensile strength. At this point, reduction in cross-sectional area occurs in a pronounced localized spot called necking. Stages, this is the original, or you can say without deformation, there is a rod. It starts deformed. अब ये जो डिफॉर्मेशन हो रही है, दैट्स अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब वो इस रेंज में है, एंड देन द नेकिंग विल अकर बिटवीन द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इस रीजन के अंदर क्या होगा? नेकिंग हो जाएगी। अब मैंने नेकिंग बताया आपको, नेकिंग की एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके ये नेकिंग होगी। नेकिंग का मतलब ये है कि एक सिंगल पॉइंट पे अब सारा का सारा स्ट्रेस जो है ना वो एक सिंगल पॉइंट पे जा रहा है, और वो उसको उसका एरिया और लेंथ डिक्रीज या इंक्रीज करवा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपने फ्रैक्चर पॉइंट पे हो जाएगा। ये दो
पोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये जो सेपरेशन होगी यहाँ पर, अब यहाँ तक जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पूरे मटेरियल पे थी, इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिंगल पॉइंट पे है स्ट्रेस की। तो इसलिए ये जो नेकिंग पॉइंट आता है ये कम टाइम में अचीव होता है और ये ब्रेक कर देता है मटेरियल को। अब यहाँ पर मैं कई दफ़ा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट के दरमियान नेकिंग नहीं आती, ठीक है। जैसी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव हुई उसके साथ ही वो एकदम फ्रैक्चर हो गया। तो ये कर्व जस्ट लाइक नी, इसकी स्लोप बहुत कम, यानी कि एक स्टीपर साइड पे जाता है, इस तरफ से यूं एकदम नीचे आ जाएगा, ये इस तरह ज़्यादा इधर नहीं जाएगा। जितना मटेरियल डक्टाइल होगा, जिसकी नेकिंग ऑप्शंस यानी कि नेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो उतना देर से फ्रैक्चर पॉइंट पे जाएगा, और जिसकी कम होगी वो फौरन ही फ्रैक्चर पॉइंट पे। कई मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट मीट कर जाते हैं या बहुत क्लोज होते हैं, वो यहीं पे आके इसी पॉइंट पे आके फ्रैक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में ये इलास्टिक रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो कैलकुलेट होगी। क्या प्लास्टिक रीजन है, प्लास्टिक रीजन में अब दो रीजन है, ठीक है। एक वो है जो हायर स्लोप के साथ है, एक लोअर स्लोप के साथ है। हायर स्लोप का मतलब ये है कि ये स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस के रिस्पेक्ट से रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जब ये स्टीप होती जाएगी, सॉरी जब ये हॉरिजॉन्टल होती जाएगी, तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये अब इसको रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी। कई मटेरियल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ ही फ्रैक्चर पॉइंट पे चले जाते हैं। जो मेटल्स डक्टाइल होंगी उनकी वो थोड़ा सा लेट जाके नेकिंग के बाद जो है वो, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, गिलास, ठीक है। अब गिलास जो है, गिलास अगर वो सॉलिड स्टेट में, नॉट अ लिक्विड स्टेट, या हाई टेम्परेचर पे नहीं है, तो वो नेकिंग पे नहीं जाता, वो फौरन फ्रैक्चर हो जाता है। अब मेटल्स हैं, मेटल्स जो है ना वो नेकिंग पे जाएंगे तो वो इस तरह का बिहेवियर देंगे। अब यहाँ पर जो यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, देन फ्रैक्चर पॉइंट, ये तीन मेन पॉइंट्स हैं। अब इनके दरमियान जो प्रॉपर्टीज कैलकुलेट होंगी, ठीक है, वो डिफरेंटली हो सकती हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज, ये जो वैल्यू है ना, ये डिफाइन करता है कि मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है। जो उसकी मटेरियल स्ट्रेंथ है ना, वो इस पॉइंट पे डिफाइन होती है, इससे आगे स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं हो रही, इससे आगे कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ तक है कि ये यहाँ तक विद स्टैंड कर गया, तो ये इसकी अल्टीमेट वैल्यू है उस स्ट्रेंथ की जिस पे ये विद स्टैंड कर सकता है। यहाँ पर अब जो मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन करने जा रहा हूँ, इन द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, देयर इज the the last point of the elastic stress strain behavior is the elastic limit. The proportionality limit, where the proportionality between the stress and strain finishes, ये proportionality limit है। ये बहुत क्लोज होती हैं और कई दफ़ा ओवरलैप करती हैं तीनों। कई जगह आप देखेंगे तीनों का एक ही पॉइंट का नाम, कभी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेंथ दिया जाता है, लेकिन ये तीनों पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वो होती है वो लिमिट जहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी सस्टेन करती है। इलास्टिक लिमिट जहाँ तक इलास्टिसिटी रहती है। अब हो सकता है कि ये इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट सेम हो, अगर वो नॉन लीनियर बिहेवियर की तरफ ना जाए इलास्टिक,
नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर की तरफ ना आ जाए। यील्ड stress from where the plastic deformation starts, that's basically yield stress. Ultimate stress is the ultimate value of the stress any material can withstand, और इसके बाद आगे जो है ना वो फ्रैक्चर पॉइंट ही है। अब ये तो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर 4 रीजन्स हैं। वन इज द इलास्टिक रीजन, द एरिया अंडर द इलास्टिक कर्व या इलास्टिक stress strain line is basically the elastic region. तो ये जो एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन है बेसिकली ये इलास्टिक रीजन है। द सेकंड वन, द एरिया अंडर द elastic limit to the limit where the strain hardening happens. स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है? अब ये जो प्रॉपर्टी में पहले बता रहा था ना कि मटेरियल ज़्यादा हार्ड हो जाता है, मीन्स कि मटेरियल ज़्यादा रेजिस्ट करता है, वो एक यहाँ पॉइंट कोई नहीं होता, कोई पॉइंट स्प्लिट नहीं करता इसको प्लास्टिक रीजन को, लेकिन ये जो बिहेवियर है दैट इज नोन एज स्ट्रेन हार्डनिंग कि विद रिस्पेक्ट टू अ स्ट्रेस मटेरियल बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड इट बिहेव्स different from the yielding in comparison, that it shows more or it requires more stress to become plastic material. अब ये जो स्ट्रेन हार्डनिंग है, अब ये पूरा प्लास्टिक रीजन 2 प्रॉपर्टी शो करता है। वन इज यील्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेस, एंड सेकंड वन इज स्ट्रेन हार्डनिंग। यील्डिंग में एक बिहेवियर है कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक सिंपल बिहेवियर शो कर रहा है from the start, and the second point, there is some sort of you can say resistance in the system where now the stress is not that sufficient to create a similar magnitude of the strain. अब यहाँ पर ज़्यादा फोर्स चाहिए आपको उस मटेरियल को में स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की कि अगर एक पॉइंट तक वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो उस स्ट्रेस को विथस्टैंड करता है। एंड देन द अल्टीमेट स्ट्रेस, आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेस दिस रीजन इज नोन एज नेकिंग। वो जो नेक लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है मटेरियल के अंदर वो नेकिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन का बिहेवियर बताया, स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल्स, कई मटेरियल्स होते हैं जो नेकिंग शो नहीं करते, कई मटेरियल्स होते हैं जो स्ट्रेन हार्डनिंग शो नहीं करते, कई मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक बिहेवियर ही शो नहीं करते। इलास्टिक फ्रैक्चर, ठीक है, यानी कि इलास्टिक होते हैं और वो फौरन फ्रैक्चर हो जाते हैं। डक्टिलिटी, अब मैं ये इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे ये प्रॉपर्टी शो करूंगा कि डक्टिलिटी क्या होती है। अब मेजर ऑफ मटेरियल बेस्ड टू बी स्ट्रेच और ड्रॉन इनटू वायर्स, तो स्ट्रेच या ड्रॉन किए जा सके वायर में डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी को सिंपल एक ही कैटेगरी में प्रॉपर्टी की कैटेगरी में काउंट कर लिया जाता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज एलोंगेशन, ये लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से मैंने बताया था कि परसेंटेज एलोंगेशन जो है ना वो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, और अगर आप एरिया के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो रिडक्शन इन एरिया। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 2 तरह की होती है, एक इंजीनियरिंग है और एक ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती हैं वो स्ट्रेस को विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया उसके रिस्पेक्ट से कैलकुलेट की जाती हैं, जबकि ट्रू वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन और true value of stress is basically the original area where the stress is being applied. अगर ये मटेरियल है और इस पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सरफेस एरिया पे हो रहा हो। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल और इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस एरिया पे एक्चुअली स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होगा
पे फोर्स अप्लाई हो रही होगी, उसके रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैलकुलेट की जाती है। व्हाट्स द डिफरेंस? वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि अगर एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात कर रहे हैं तो वो जो एरिया इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसमें वो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो डिफर कर जाएंगे। जस्ट लाइक ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ओवर द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंटेनियस या जिसे कहते हैं एक्चुअल एरिया उस पर डिज़ाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्चुअल एरिया कम है जिस पर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है और टोटल एरिया ज़्यादा है, तो जो इंस्टेंटेनियस एरिया है उसमें फ्रैक्चर जो है वो लेट है। लेट मीन्स हायर स्ट्रेस वैल्यूज़ पे है, और जो इंजीनियरिंग में है उसमें लो स्ट्रेस वैल्यूज़ पे है। इसी तरह अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इस मटेरियल में पहले अचीव हो जाएगी, इसमें बाद में अचीव होगी। रीज़न एरिया अगर कम है और लोड आपका वही है सेम, वही स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, तो जो स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे तो वो स्ट्रेस हायर स्ट्रेस वैल्यू पे लो स्ट्रेन पे अल्टीमेट टेंसाइल वैल्यू देगा। जबकि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है उसमें क्योंकि एरिया डिफरेंट है तो वो लो स्ट्रेस वैल्यू पे आपको हायर स्ट्रेन वैल्यू पे जाके अल्टीमेट स्ट्रेंथ शो करेगा। अब नाउ दीज आर द पैरामीटर्स यू कैन कैलकुलेट व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर: मॉडुलस वेलोसिटी, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, वर्क हार्डनिंग जिसे वो percentage elongation, percentage reduction in area, general shape of curve to evaluate properties. Second one is the resilience. Resilience is the basically property of the materials to be able to absorb the elastic energy. So जो elastic region के अंदर जितनी भी energy वो अपने material अपने अंदर store करता है, basically that is resilience. Area under the elastic region is basically show you about the resilience. तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिलियंस ज़्यादा होगी। अब ये जो इसने आखिरी पॉइंट लिखा ना, जनरल शेप ऑफ कर्व टू एवेल्यूएट प्रॉपर्टीज, अब अगर ये एक मटेरियल ये बिहेवियर शो कर रहा है और एक मटेरियल है जिसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ना वो लोअर स्लोप पे है, तो लोअर स्लोप पे और हायर स्लोप पे अब इनके जो एरियाज कैलकुलेट होंगे वो बताएंगे कि सिस्टम के अंदर रेजिलियंस कितनी है। ठीक है, तो हाउ मच इट इज़ रेजिलियंट अगेंस्ट अ स्ट्रेस। वो जो तो इसीलिए कहा गया वो शेप जो है ना वो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी एक रफ एस्टीमेट करने के लिए जो है ना वो यूज़ की जा सकती है। अब इसी तरह टफनेस, नाउ दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चरिंग। टोटल एरिया until a fracture point, the total area under the curve, stress strain curve, is basically your toughness. So resilience is for the elastic change और toughness जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट तक कितना मटेरियल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। जितनी एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर सकता है वो उतना टफ है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टफनेस के बारे में कैसे बता रही है? मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये एक मेटल की जो है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। अब ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर प्लास्टिक लिमिट जितनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, प्लास्टिसिटी का बिहेवियर जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी उस सिस्टम की टफनेस जो है ना वो इंक्रीज होती जाएगी। बीइंग द अब सेकंड मैं अब गिलास की एग्जांपल देता हूँ। गिलास में आपकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अचीव होते ही वो फ्रैक्चर पॉइंट पे चला जाता है। ठीक है,
तो अगर नेकिंग नहीं है मटेरियल के अंदर तो उसकी टफनेस भी कम है, कि वो टफनेस उसमें कम है। यस, वन मटेरियल कैन बी मोर स्ट्रॉन्ग बट लेस टफ। नहीं समझ आई? एक मटेरियल उसका ये वाला पॉइंट, जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट है, वो यहाँ पर आता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर वो इस पॉइंट पे है, वो इस पॉइंट पे अगर कहीं है, इस पॉइंट पे है, तो वो मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस मटेरियल। लेकिन लेकिन हो सकता है कि उसका फ्रैक्चर पॉइंट, उसके फौरन बाद उसका फ्रैक्चर पॉइंट आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेस को ज़्यादा विथस्टैंड कर सकता है, उसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन उसका एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो कम है, तो वो इतना टफ नहीं है। इसी तरह एक मटेरियल हो सकता है कि लेस मोर टफ हो लेकिन लेस रेजिलिएंट हो, या हाई रेजिलिएंट हो लेकिन लेस टफ, ठीक है। इसीलिए जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है रेजिलिएंट, इलास्टिक, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है मटेरियल, तो वो क्या होगा, वो रेजिलिएंट तो बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है, लेकिन वो टफ जो है ना वो ज़्यादा ना हो। अब मैं ये एग्जांपल उसने दी हुई है, यस, कि एक इसका जो अल्टीमेट टेंसाइल वैल्यू है जो है वो हायर है एज कम्पेयर टू द ब्लू वन। ये रेड वन जो है ये स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, लेकिन ये ब्लू वन जो है ज़्यादा डक्टाइल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक मटेरियल स्ट्रॉन्गर हो तो वो डक्टाइल भी होगा, या डक्टाइल होगा तो वो स्ट्रॉन्गर भी होगा। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की इसकी जो वैल्यू बाउंड्रीज हैं वो बहुत हाई हैं। ये कितना एरिया कवर कर रही है, एरिया अंडर द कर्व जो है ना वो कवर कर रही है, लेकिन ये एरिया अंडर द कर्व जो है ना इसका बहुत कम है। तो ये मटेरियल स्ट्रॉन्गर है लेकिन ये डक्टाइल नहीं हो सकता। तो मे बी अ कंपोजिट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वैल्यू शो करे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, बट स्ट्रेन की टर्म्स में जो है वो डक्टिलिटी शो नहीं करेगा वो, यानी कि वो जो नेकिंग वाली प्रॉपर्टी है वो उस नेकिंग वाली प्रॉपर्टी की तरफ नहीं जा रहा वो मटेरियल। तो इसलिए यहाँ पर आपने ब्रिटलनेस में, अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, तो ब्रिटलनेस में इलास्टिक लिमिट भी बहुत कम होगी उसकी, प्लास्टिक लिमिट भी बहुत कम होगी उसकी। कम का मतलब ये है कि ये रेंज बहुत कम होगी, तो वो रेंज बहुत कम होगी और साथ ही वो फ्रैक्चर पॉइंट पे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वो इससे हाईएस्ट वैल्यू पे हो सकता है, तो उस वो अब मैं ये कहूँगा कि वो ये जितना वर्टिकली प्लास्टिक लिमिट में और फ्रैक्चर पॉइंट के दरमियान वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना डक्टाइल होगा। जितना ये स्टिपर होगा और वो जल्दी उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो वो उतना ब्रिटलनेस वाली साइड पे जाएगा। तो इसलिए वो शेप ऑफ द कर्व है वो मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती हैं कि आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके बाद शेयर प्रॉपर्टीज़ हैं। शेयर प्रॉपर्टीज़ भी मटेरियल टेंसाइल टेस्टर में यूज़ होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप दो मटेरियल्स, एक मटेरियल को हैंग करते हैं, उसको फिर रोटेट करते हैं, ठीक है, एक तरफ से या बोथ साइड से जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जिस पे आप उसकी शेयर वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया, शेयर यील्ड स्ट्रेंथ इज कंसीडर्ड टू बी 57.7% ऑफ द टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ। ये एक बंदे ने एक थ्योरी पेश की थी, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो लीनियर लोड्स होते हैं उनका 57.7% जो है ना शेयर यील्ड स्ट्रेंथ होती है कई मटेरियल्स की। शेयर यील्ड स्ट्रेंथ की जो
जो लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसमें जो मॉडुलस है दैट्स अ शेयर मॉडुलस एंड जी इज फंक्शन ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फंक्शन ऑफ द डिफरेंट कैन से conditions as well. So last time आपको स्टिफनेस या रिजिडिटी की भी एग्जांपल दी थी कि एक मटेरियल स्टिफ या रिजिड हो, उसका हर के मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग भी होगा. तो शेयर मॉडुलस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट द स्टिफनेस और द रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल. तो वो रिजिडिटी ऑफ मटेरियल के लिए आपका जी जो वैल्यू है ये बहुत मैटर करती है कि जी वैल्यू क्या होगी. तो उस रिस्पेक्ट से डिफाइन करेंगे उस सिस्टम के अंदर स्टिफनेस कितनी है, ठीक है, वो रिजिड कितना है. यस, यहाँ पर एक असाइनमेंट जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ दैट्स इंडिविजुअल असाइनमेंट, और ये हर एक ने खुद करनी है. अब इसमें चांसेस ओवरलैप करने का बहुत कम होगा अनटिल अनलेस आप एक दूसरे से शेयर ना करें, ठीक है. अगर आप शेयर करेंगे तो वो कॉपी पेस्ट, और आपने अपनी ओपन चॉइस है आपके लिए, आपने एक मटेरियल सेलेक्ट करना है, ठीक है. कोई भी मटेरियल हो सकता है. तो जितने आप क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 70 80 90, ठीक है. तो थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स में से आपने कोई भी मटेरियल सेलेक्ट करना है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर सर्च करना है. मैं ये नहीं कह रहा ड्रॉ खुद करना है. स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर सर्च करें, उसका एक एनालिसिस परफॉर्म करें. एनालिसिस परफॉर्म में यही चीज़ें एनालिसिस में आएंगी जो मैंने बताई हैं कि ये वैल्यूज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, या आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे कि ये. तो आपने खुद ही उसकी एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि ये टफ है, स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ है, डक्टिलिटी क्या है इसकी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यूज हायर हैं, लोअर हैं. वो मटेरियल कहीं से भी हो सकता है, ठीक है. पॉलीमेरिक मटेरियल भी हो सकता है, वो कंपोजिट्स भी हो सकते हैं, वो सिरेमिक्स भी हो सकते हैं, वो मेटल्स भी हो सकती हैं. हाँ, मेरा मेरी जो गाइडलाइंस हैं, या मैं कहूँगा मेरा मशवरा है, वो ये है कि अगर आप मेटल सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा फाइंड करना भी, और ईजी होगा उसको डिफाइन करना भी. और एनालिसिस परफॉर्म करें. एनालिसिस में आपने सिर्फ एक डिस्कशन जो है ना वो उसमें लिखनी है, और उसके बाद रिपोर्ट एक जनरेट करनी है उसमें, और रिपोर्ट लिख के आपने सबमिट करवानी है नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले. चलिए, नेक्स्ट वेडनेसडे की रात 12 बजे तक, ठीक है. मैं वहाँ पर टाइमलाइन जो है ना वो नेक्स्ट वेडनेसडे रात 12 बजे. नो एक्सक्यूजेस कि मेरा नेट नहीं था, तो मुझे ईमेल नहीं करनी. जो ईमेल करेगा वो असाइनमेंट में 0 मार्क्स, ठीक है. और मेरे ऑफिस में भी ड्रॉप नहीं करनी. सीआर अगर किसी की असाइनमेंट लेके आएगा तो सीआर के 0 मार्क्स, या सीआर किसी की सिफारिश करेगा, किसी की मिस हुई है तो सीआर के 0 मार्क्स, और जिस स्टूडेंट की लेके आएगा उस स्टूडेंट की कंसिडर कर ली जाएगी, ठीक है. तो इसलिए ये मैंने हर एक को इंडिपेंडेंट रखा है, ना आप मुझे तंग करें ना मैं आपको तंग करूं कि आप सर ईमेल, फोन कॉल्स. सर जी जी. सर कितने पेज की मतलब हम लोग मैक्सिमम करें, बिकॉज ये जो एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं बाज़ मतलब मटेरियल की एक कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाती होती हैं. मतलब हम लोग कोई स्पेसिफिक मटेरियल चूज करते हैं तो उसकी रिसर्च करके हम लोग वहाँ से कॉपी करें, या वही वाली पीडीएफ को एक साथ रख के एक पेज का साथ हम लोग अपना डिस्कशन एंड रिपोर्ट का बना दें. नहीं. इसमें पहली चीज़ तो ये भी, ये आप सीआर हो. चले, जो भी था, नहीं कोई सर. भी स्टूडेंट, हाँ जो भी स्टूडेंट था, वो कहते हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए. मैं कह दूंगा नहीं जी 10 पेजेस की होनी चाहिए. तो सबको जो है ना, जब मैंने एक चीज़ ओपन रखी है, आप एक चीज़ कवर एक पेज में कर सकते हो, आप मुझे एक पेज जमा करवा दो, ठीक है. आप समझते नहीं जी एक पेज में नहीं, मेरी कई होते हैं ना जिनको शौक होता है, नहीं जी मैं 50 पेज से कम कराना ही नहीं जमा, तो वो मुझे 50 पेजेस में करा दो. जितनी ज़्यादा होगी उतने गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, जितनी कम और कम्पैक्ट होगी उतने गलती के चांसेस कम होंगे. कम टू सेकंड पॉइंट के रिपोर्ट्स डाउनलोड करके उसके साथ अपना एनालिसिस नहीं देना. मैंने इसलिए कहा सर्च करें, आपको मिलेगी.
आपने उसको अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में उसको जो है ना वो रिपोर्ट की फॉर्म में ले आना। मुझे पता है कि आपको पूरी पूरी रिपोर्ट, पूरा पूरा रिसर्च पेपर जो है ना उस चीज़ पे मिलेगा, लेकिन फिर वही बात आ गई, ओवर एफिशिएंट बनोगे तो मैं वाइवा ले लूँगा, सिंपल सी बात है। तो जितना आप पढ़ोगे जितने उसमें समझ आएगी वो आपने रिपोर्ट में डालना है, वो मुझे सबमिट कर देना। कंपोनेंट ये सारे के सारे होने चाहिए उसके अंदर। वो मुझे बेशक आधे आधे पेज की रिपोर्ट दे दो कि सर हमें जो है ना वो हमने ये कम्पैक्ट फॉर्म में बना दिए। इसलिए मैंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी है, केस स्टडी के एक रिपोर्ट फॉर्मेशन में किस तरह लेके आया जाता है एक मटेरियल, एक चीज़ जो ऑलरेडी अवेलेबल है लिटरेचर में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एक आपको सर्च करना आएगा, आप जो चीज़ 10 पेजेस ये या 100 पेजेस पे किसी बुक में या किसी रिपोर्ट के अंदर पड़ी हुई है उसको 1 या 2 पेजेस में कन्वर्ट कर दो। जो चीज़ आपसे रेलिवेंट आपके स्कोप के अंदर है उसको इंक्लूड कर दो। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उसकी कंपोजिशन, उसके माइक्रो या नैनो स्केल के बिहेवियर्स वो ड्रॉप कर दो। तो इसीलिए वो मैंने ये कहा कि ओपन है ये, जो जितनी बनाना चाहता है वो बना सकता है। पेजेस एवेल्युएशन जो है वो पेजेस की बेस पे नहीं होगी कि अगर पेज ज़्यादा हैं तो और फूल लगाए हुए हैं इधर से रंगीन इधर से रंगीन, उस बेसिस पे नहीं होगी। पहला क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया क्या लगेगा। जो आप मुझे डाउनलोड करके रिपोर्ट सबमिट करा दो, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको खुद बताएगा कि आपने क्या हरकत की है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको खुद ही बता देगा आपने क्या हरकत की है। तो जब आपको बताएगा तो फिर मुझे भी बताएगा कि क्या हरकत की है। इसलिए मैंने कहा है कि वो मैंने कोई वैल्यू फिक्स नहीं की कि आप कहीं से कॉपी कर रहे हो तो जो आपकी सिमिलैरिटी की या प्लेजरिज्म की रिपोर्ट 20% से ज़्यादा ना हो, मेरी तरफ से 50% भी हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, ठीक है, एक फ्लो के अंदर हो। हाँ, जो चीज़ मैं टॉलरेट नहीं करूँगा वो ये होगा कि आप पूरे ए और बी सेक्शन के अंदर 2 लोगों की रिपोर्ट जिधर मैच कर गई, क्योंकि वो ये भी बताएगा कि दो लोगों की रिपोर्ट में कितनी जो है ना वो, क्योंकि ये मैंने ओपन इसलिए रखी है कि आप जितने मर्जी बड़े थिंकर हो ना, जितने मर्जी मैं कह लेता हूँ जितने मर्जी बड़े जो है ना वो पहुंचे हुए बुजुर्ग हो, 2 लोगों का आइडिया भी नहीं मैच कर सकता, 2 लोगों की वर्डिंग भी नहीं मैच कर सकता। इसलिए मैंने ये ओपन रखी है कि 2 लोगों की ना आइडिया मैच करेगा ना मटेरियल, चले मटेरियल भी मैच कर गया, बहुत भी हुआ तो रिपोर्ट मैच नहीं करेगी। सेम सोर्स से भी ले लिया ना तो रिपोर्ट मैच नहीं करेगी। इसलिए इसको अपनी वर्डिंग में देना, 2 लोगों की रिपोर्ट नहीं मैच होनी चाहिए। हाँ, आपकी रिपोर्ट अगर किसी सोर्स से मैच कर गई है वो ठीक है, वो टॉलरेट हो जाएगा कि सोर्स से जिधर से आपने लिया वहां से मैच कर रही है, वो करेगी भी। आप लोग अभी इंडिपेंडेंटली लिख भी नहीं सकते, वो करेगी, लेकिन 2 स्टूडेंट्स की आपस में मैच नहीं करनी चाहिए, सिंपल क्राइटेरिया है ये। तो अपनी रिपोर्ट जो शेयर करेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। कोई और क्वेश्चन? जी, सर ये जो एनालिसिस परफॉर्म करना है इसके अंदर जैसे अगर हमें किसी चीज़ का बिहेवियर पता है तो हम ये लिखेंगे कि क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसे है तो ये यहाँ यूज़ की जा सकती है। नहीं, एप्लीकेशन अगर आपने लिखनी है वो एक एडिशनल चीज़ है। एनालिसिस परफॉर्म करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ ये है, उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू ये है इस मटेरियल की, ठीक है, टफनेस कम है, टफनेस ज़्यादा है, अगर ये बहुत टफेस्ट मटेरियल है, फॉर मैंने बहुत टफेस्ट मटेरियल ले लिया है तो उसकी ये वैल्यूज़ हैं, कंपेयर टू अदर मटेरियल्स अवेलेबल उसकी ये वैल्यूज़ हैं। एनालिसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ये बिहेवियर है ना, इसमें अगर एक मटेरियल लिया तो मटेरियल की ये सारी की सारी वैल्यूज़ हो सकता है आपको मिल जाए लिटरेचर में, ठीक है, वो एरिया अंडर द कर्व्स वो सारा सब कुछ आपको मिले, सिर्फ आपने ये लिख देना है कि ये मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करता है, ये मटेरियल टफर है, लेस टफर है, स्ट्रॉन्ग है, लेस स्ट्रॉन्ग है, ब्रिटल है, डक्टाइल है, बस आपने ये चीज़ें लिखनी है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं।
कि हम स्ट्रेन इंक्रीज करें तो उसकी उसकी प्रॉपर्टी में ये चेंज आती है। मैक्सिमम आपने इसको डिस्कस कर देना स्लोप वाइज कि ये स्लोप है इसकी इसकी स्लोप स्लोप एक आधे मटेरियल से कंपेयर कर देंगे ये स्लोप इससे ज़्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि ये टफेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जांपल किसी ने रिपोर्ट बनाई है टफेस्ट मटेरियल है, वो टफेस्ट क्यों है? वो ये तो बताएगा ना, वो रीज़न तो देगा कि ये हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर से कहाँ पता लग रहा है कि ये टफेस्ट है। अगर है तो कंपेयर करके दे दे कि उससे लेस टफेस्ट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ये मटेरियल हार्डेस्ट है, टफेस्ट है, डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर की डक्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसकी फिर उस प्रॉपर्टी पे एनालिसिस कर देंगे, क्योंकि हर मटेरियल हर प्रॉपर्टी में अच्छा नहीं होगा, किसी एक मटेरियल प्रॉपर्टी में अच्छा होगा। सिंपली अगर मैं कहूँ वो आप कहेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स आपने लिख देने। एनालिसिस में आपने डिस्कशन नहीं करनी बिल्कुल भी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई डिस्कशन नहीं करनी। आपने सिर्फ उसी बता देना कि ये फ्रैक्चर पॉइंट या फेलियर पॉइंट इसका क्या है। अगर आपको वैल्यूज़ मिलती हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक वैल्यूज़ दी भी हुई थी कि स्टील 1133 की जो वैल्यूज़ हैं वो ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, तो उस तरह अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है तो वो आपने वैल्यू दे देनी। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर ये कहना था, आप ये जो स्लाइड्स वगैरह ये टीम्स में पोस्ट कर दें। मैं पोस्ट कर देता हूँ। माँ जी चुप करके जाए नीचे, मैं सवाल पूछने लगा हूँ। जा रही हैं। हाँ जी, कोई सवाल पूछने लगा था। ठीक है, ये अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। ये एक स्टूडेंट जो अभी उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने देख ली, ठीक है, कि वो लोड नहीं बर्दाश्त कर सका और एक फ्रैक्चर पॉइंट पे गिरा जाके सीधे ही। तो ये ब्रिटलनेस है उस स्टूडेंट की कि वो एक लोड नहीं बर्दाश्त कर सका और उसने ये हरकत की है। ठीक है, अब सवाल अगर आपने करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते मर्जी। बट स्टिल मटीरियल प्रॉपर्टीज पढ़ते पढ़ते कम से कम इंसान इखलाकियात जो है ना वो ना भूले थोड़ी सी। मेरे साथ नहीं, वो जिसने किया है ना, मुझे तो बहुत बैड फील हुआ कि वो उसने जो बात की, ये बात आराम से भी की जा सकती थी, तमीज से भी की जा सकती थी। मेरे साथ नहीं, वो उसने जिसके साथ की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ रह जानी है, बाकी सारी थोड़ी सी जो है ना वो इंसान जो है ना इंसानियत भी सीखे। और मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, जितना मर्जी नॉलेज ये केमिकल इंजीनियरिंग का ले लें, ठीक है, वो जॉब जो है ना वो आपको वो जो माँ जी है ना उनकी दुआओं से मिलनी है। आपका कैरियर उन माँ जी की दुआओं से ये बनना है। किसी का और कोई क्वेश्चन? क्या थैंक यू वेरी मच। मैं ये लेक्चर आपको पोस्ट कर देता हूँ टीम्स में, यहीं से डाउनलोड कर लें। बुक अगर मैं देखता हूँ अगर वो, क्योंकि वो बुक में से ज़्यादा MBs की है, तो मैं ये उसको वन ड्राइव पे शेयर कर देता हूँ, उसको लिंक भेज देता हूँ इस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम। अल्लाह हाफिज़ सर। कोई बात नहीं यार, बंदा ना असल बैठा होता है ना जब पढ़ने